Okay, welcome guys. Welcome to another calculation video of sustainable everyday। और आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं, वो है अर्थिंग कैलकुलेशन ऑफ डीसी साइड। जी हाँ, डीसी साइड की हम अर्थिंग कैलकुलेशन करने वाले हैं कि अगर आपके सोलर पावर प्लांट में जो आपका डीसी सेक्शन होता है, जिसमें आपके सोलर पीवी मॉड्यूल्स और आपका इन्वर्टर का डीसी साइड अर्थिंग से कनेक्टेड रहता है, तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं कि हमारे सिस्टम की कैपेसिटी अगर 50 किलोवाट है, 60 किलोवाट है, जितनी भी किलोवाट है, तो उसके लिए हमारी अर्थिंग पिट कितने नंबर ऑफ अर्थिंग पिट होने चाहिए, अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि सर अर्थिंग कैलकुलेशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए। टेस्टिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगा कि अर्थिंग रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं, अर्थपिट टेस्ट कैसे करते हैं। इसका वीडियो पे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए अभी बिना फिर टाइम वेस्ट किए कैलकुलेशन हम चालू करते हैं कि अर्थिंग पिट की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक एक्सेल बना दी है कैलकुलेशन के लिए। इसमें बस आप सिंपली वैल्यू डालेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस एक्सेल को आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको वीडियो के लिंक में दे दूंगा। प्लस आप अगर आप चाहते हो डाउनलोड करना, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे लिंक्डइन अकाउंट्स पे मुझको कनेक्ट कर सकते हो, और चैट बॉक्स में आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको ये एक्सेल फाइल तुरंत का तुरंत चैट बॉट में, चैट हिस्ट्री में मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इस एक्सेल के अंदर अगर आप देखोगे, तो दिस इज़ द एक्सेल फॉर अर्थिंग कैलकुलेशन फॉर डीसी साइड ऑफ द सोलर प्लांट। ठीक है, तो हियर वी आर डूइंग द एस्टिमेशन ऑफ डीसी साइड अर्थिंग। डीसी साइड अर्थिंग करने से पहले क्या होता है, जब सोलर पावर प्लांट का साइट का विजिट हम करते हैं, तो मोस्टली जो हमारे अर्थिंग पिट हो, चाहे वो सोलर प्लांट रूफटॉप क्यों ना हो, अर्थिंग तो हमें ग्राउंड में ही करनी है। तो ग्राउंड सॉइल का एक अपना रेजिस्टिविटी होता है जो फाई से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको डिफाइन कर रखा है 50 ओम्स मीटर। अब होता क्या है, ये वैल्यू मैंने कहाँ से ले ली, अगर आप यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है। दिस इज़ द फाइल फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर अर्थिंग। ठीक है, कोड फॉर प्रैक्टिकल फॉर अर्थिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 3043-1987। तो ये फाइल अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, सो यू विल गेट अ स्टैंडर्ड मेथड की अर्थिंग कैसे करते हैं, कितनी लेंथ होनी चाहिए कंडक्टर की, कंडक्टर की क्या रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, लीके मतलब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उसमें ये सारे स्टैंडर्ड्स दिए रहते हैं, सभी कैलकुलेशन दिया रहता है। यहाँ पे आप देखोगे कि टाइप ऑफ लेइंग है, उसके हिसाब से इसमें दिया हुआ है कि अगर अर्थिंग कंडक्टर हम ज़मीन में बरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो स्टील का है कॉपर का है तो जो उसकी कंडक्टिविटी वो सेम रहती है। देखिए, आपको ये मालूम होगा कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो करंट होता है हमारा कंडक्टर के आउटर सरफेस पे ही फ्लो होता है। तो इस जीआई कंडक्टर को अर्थिंग के टाइम हम जब ज़मीन में बरी कर देते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें कुछ 50% या 30% सॉइल की रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग ये मार्जिन रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉइल की रेंज और रेजिस्टिविटी दे रखी है, इस सॉइल रेजिस्टिविटी एंड कोरोजन के बारे में इस डॉक्यूमेंट में दे रखा है, आईएस स्टैंडर्ड फॉर अर्थिंग में। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, प्लस क्या क्या फार्मूले रहते हैं उसमें मिल जाएंगे। लेकिन फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो मैं आपको अपने इस एक्सेल शीट में दिखाता हूँ, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे इस वीडियो से। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सॉइल की रेजिस्टिविटी मैंने 50 ओम्स मीटर ले लिया है। ठीक है, अब वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी अर्थिंग, कैलकुलेटिंग दी अर्थिंग स्ट्रिप साइज। अर्थिंग में देखिए, अपरेटस में अर्थिंग स्ट्रिप होती है, अर्थिंग पिट होता है, अर्थिंग पिट के अंदर अर्थिंग रॉड रहता है। तो इन सब की कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि भाई हमें कितनी अर्थिंग स्ट्रिप की लेंथ हमें कितनी चाहिए, कितने क्रॉस सेक्शन की चाहिए, अर्थिंग पिट हमारा कितना डीप होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ अर्थ पिट होने चाहिए, वो अब हम इसमें एस्टिमेट करेंगे। तो ये डीसी साइड की अर्थिंग है, तो यूजुअली आपने देखा होगा कि आपके इन्वर्टर की एक जो स्ट्रिंग रहती है 1000 वोल्ट की, उसमें जो शॉर्ट सर्किट करंट हमारा होता है वो 9 एम्प्स का होता है। तो मैंने डीसी साइड का एक एक स्ट्रिंग का जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो मैंने यहाँ पे 9.02 एम्प्स ले लिया है, जो मेरे मतलब सिस्टम में मॉड्यूल के स्पेसिफिकेशन स्टिकर में दिया हुआ था वो मैंने ले लिया है। अब मैंने क्या एस्टिमेट किया कि भाई मेरे पास जो इन्वर्टर है उसमें 4 स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने वैल्यू यहाँ पे डाल दी। सबसे पहले रेजिस्टिविटी की वैल्यू डाल दी, फिर शॉर्ट सर्किट करंट डाल दिया, और कितनी स्ट्रिंग है मैंने वो डाल दी, 4।
फिर जब आप नीचे आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है एस्टिमेटिंग द शॉर्ट सर्किट करंट दैट कैन फ्लो इन द डीसी साइड ऑफ द अर्थिंग। अब 4 स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग में शॉर्ट सर्किट करंट 9 है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि आई एस यहाँ पे आप एक देखेंगे कि आई एस सी ऑफ द सिलेक्टेड पीवी मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ कनेक्टेड स्ट्रिंग और प्लस इसमें 1.25 जो है हम डिज़ाइन मार्जिन को भी इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो सकता है कि डिज़ाइन मार्जिन के हिसाब से कुछ घट बढ़ सकता है मतलब वैल्यू। तो आप 9 × 4 करिए, फिर उसमें डिज़ाइन मार्जिन 1.25 मतलब 25% कुछ ऊपर नीचे करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड है मार्केट में कि हर चीज़ में हम कोई ना कोई फैक्टर या डिज़ाइन मार्जिन मल्टीप्लाई करते हैं उसका एक एस्पेक्ट अप डाउन रेशियो निकालने के लिए। तो हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट सिस्टम का फॉल्ट करंट निकल आया डीसी साइड का, वो 45.1 एम्प्स निकल आया। मतलब अगर एक स्ट्रिंग में शॉर्ट सर्किट करंट 9 है और 4 स्ट्रिंग है, तो अगर चारों में कुछ अर्थिंग फॉल्ट आता है तो हमारे डीसी साइड का जो मैक्सिमम फॉल्ट होगा, अगर मान लीजिए चारों स्ट्रिंग में इन्वर्टर की तरफ से कुछ डीसी का फॉल्ट हो गया और इन्वर्टर में इसे ही स्ट्रक्चर में लीकेज होने लगा, तो जो मैक्सिमम लीकेज हो सकता है सिस्टम का वो 45.1 होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो ग्राउंडिंग होती है इस हिसाब से डिसाइड की जाती है कि फ्यूचर एस्पेक्ट को देखते हुए, मतलब सिस्टम के कैपेसिटी के हिसाब से हम ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि जो ग्राउंडिंग फॉल्ट करंट होता है, करंट यूजुअली सीक्स फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ, और जहाँ सबसे अर्थ का पोटेंशियल हमें ज़ीरो माना जाता है तो करंट उसी की तरफ भागने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि हमारा शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो है 45.1 हमारे सिस्टम का। अब हम नीचे आ जाते हैं, नाउ यूजिंग द कंडक्टर साइजिंग फार्मूला। अब हम अर्थिंग स्ट्रिप के कंडक्टर साइजिंग करेंगे। तो जो फार्मूला है A इज इक्वल टू ब्रैकेट आई शॉर्ट सर्किट करंट इंटू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई के, जिसमें जो टी है वो हमारा ऑपरेटिंग टाइम है, मतलब फॉल्ट का ऑपरेटिंग टाइम। के इज द, और यहाँ पे जो के है इट इज़ द करंट रेटिंग ऑफ द वेरियस अर्थिंग मटेरियल। अर्थिंग अलग अलग तरीके के अर्थिंग मटेरियल होते हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अब होता क्या है कि ऑपरेटिंग टाइम के हिसाब से करंट रेटिंग 1 सेकेंड या 3 सेकेंड के हिसाब से कितना करंट फ्लो हो सकता है किसी कंडक्टर में, तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है मेरे पास। तो करंट रेटिंग ऑफ वेरियस प्रोएक्टिव अर्थिंग मटेरियल्स एंड देयर करंट वैल्यूज। तो आप देखेंगे कि 1 सेकेंड में कॉपर में कितना करंट पर mm² उस कंडक्टर में फ्लो हो सकता है, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, स्टील में। और 3 सेकेंड में उसमें कितना ड्रॉप हो सकता है, फ्लो हो सकता है, वो भी है। मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। जैसे मैंने आपको IS स्टैंडर्ड डाउनलोड करके दिखाया, वैसे आपको ये भी चीज़ मिल जाएगी। आप नेट पे डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अगर आप सर्च करेंगे कंडक्टर के बारे में कि व्हाट इज़ द करंट रेटिंग ऑफ वेरियस अर्थिंग मटेरियल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉल्ट करंट का, तो वो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया कि मैं 1 सेकेंड का मान के चल रहा हूँ कि 1 सेकेंड में अगर फॉल्ट होता है तो मेरा कितना करंट फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 1 सेकेंड में मैं और मेरा जो फॉल्ट करंट है आप देखोगे कि 45.1 है। मतलब अगर मेरा सिस्टम 45 से कम नहीं, 45 से ज़्यादा करंट उसमें जाए तो केपेबल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि आप स्टील देखोगे, स्टील एल्यूमिनियम से सस्ता भी है, कॉपर से भी सस्ता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सस्तेपन का सहारा ले रहा हूँ। और अगर 3 सेकंड तक फॉल्ट को रेजिस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए 46 की वैल्यू मुझे करंट की मिल रही है। तो मैंने क्या किया है कि मैं यहाँ पे 1 सेकंड की जगह 3 सेकंड की फॉल्ट मान लेता हूँ, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगी 46। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो मेरे कंडक्टर साइज की वैल्यू चेंज हो रही है। देयर फॉर द कैलकुलेटेड कंडक्टर साइज A इज इक्वल टू 1.69 mm² आ रही है। मतलब जो मेरा कंडक्टर साइज होना चाहिए, कंडक्टर का एरिया होना चाहिए, वो 1.69 mm² होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इतना कंडक्टर का मेरा एरिया रहेगा तो जो मेरी फॉल्ट करंट है, मेरी फॉल्ट करंट थी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, फॉल्ट करंट है 45.1। तो 45 नहीं, मेरी फॉल्ट करंट मैंने यहाँ पे 46 मान लिए। तो 46 करंट अगर ईजिली से आप फ्लो करना चाहते हैं तो उसमें 1.69 mm² होना चाहिए कंडक्टर का साइज। तो इसमें आराम से जो हमारा जो फॉल्ट करंट डीसी साइड का रहेगा आराम से अर्थ में अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये मान के चलिए कि ये जो मैंने फॉल्ट करंट की वैल्यू ली है 45.1, उसमें मैंने ऑलरेडी अपने डिज़ाइन मार्जिन 1.25 को मल्टीप्लाई कर रखा है।
दैट मीन्स मैंने ऑलरेडी 25% एक्स्ट्रा मान रखा है फॉल्ट करंट को, इसलिए 1.69 mm स्क्वायर इज द सेफेस्ट लिमिट फॉर द फॉल्ट डीसी करंट टू बी अब्जॉर्ब्ड इन द अर्थिंग। और मार्केट में जो स्टैंडर्ड अवेलेबल है जीआई स्ट्रिप अर्थिंग का, वो आपको मिलता है 25x3 mm स्क्वायर जीआई स्ट्रिप, दैट इज 25 × 3 आप करोगे तो 75 mm स्क्वायर, विच इज क्वाइट मोर एज कम्पेयर टू द वैल्यू 1.6 जो हमें एरिया चाहिए। मतलब 1.69 mm स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन मार्केट में जो मटेरियल स्टैंडर्ड मिल रहा है वो 75 mm स्क्वायर है। दैट मीन्स the conductor size the earthing strip which we are taking for design is already more than enough of our requirement। तो जो हमारा फॉल्ट करंट होगा वो इस 25x3 mm स्क्वायर जीआई स्ट्रिप से आराम से निकल जाएगा। अब ये जीआई स्ट्रिप का डायमेंशन इस कुछ इस तरीके से होता है, आप कंफ्यूज ना होइए कि 25x3 mm स्क्वायर क्या होता है। अगर इस फोटोग्राफ में अगर आप देख पा रहे होगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इस हिसाब से दिया हुआ है कि आपकी जो लेंथ है कंडक्टर के स्ट्रिप की वो होती है आपकी 25, और जो उसकी विथ है mm में वो है 3। तो इस तरीके से जीआई स्ट्रिप की मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा देता हूँ, आपने साइट पे इस तरीके की जीआई स्ट्रिप देख रखी होगी। तो यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि 25x3 mm स्क्वायर का जीआई स्ट्रिप का एरिया है। तो हमारी रिक्वायरमेंट थी 1.69 और हमें जो मार्केट में मिल गया है वो है 75 mm स्क्वायर। सो हियर वी आर एट द सेफर साइड। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको आईएस स्टैंडर्ड वाली डॉक्यूमेंट में दिखाया कि हम 50% कुछ कोरोजन फैक्टर भी मान के चलते हैं कि अब ये स्ट्रिप की आउटर कंडक्टिव पार्ट में करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा, लेकिन ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर इस कंडक्टर में कुछ कोरोजन भी आएगा। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो कंडक्टिव स्ट्रिप रहेगी इसको मैं वॉल पे माउंट कर रहा हूँ, मैं उसको ज़मीन में कहीं नहीं गाड़ रहा हूँ, ज़मीन के अंदर नहीं दबा रहा हूँ। तो ये फैक्टर मैं देख रहा हूँ कि कंडक्टर लेड टू द सॉइल हैविंग रेजिस्टिविटी 25 to 100 ohms। अब यहाँ पे जो हमने सॉइल की रेजिस्टिविटी स्टार्टिंग में 50 ओम मीटर ली थी, तो अब यहाँ पे सॉइल की रेजिस्टिविटी के हिसाब से हम अपने कंडक्टर में कोरोजन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सिंस जो हमारी सॉइल की रेजिस्टिविटी थी वो 15 ओम मीटर थी, और यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे कि अलाउंस फॉर कंसिडरेशन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि हमारा जो कंडक्टर था वो सॉइल हैविंग रेजिस्टिविटी फ्रॉम बिटवीन 25 ओम मीटर टू 100 ओम मीटर है। तो इसमें जो सॉइल की रेजिस्टिविटी का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट विल बी 15%। तो हमारी जो वैल्यू यहाँ पे आ गई एंटर द सिलेक्टेड कोरोजन फैक्टर, हमने 15 को सिलेक्ट किया। 15 का मतलब होता है 100 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1.15 हमारा कोरोजन फैक्टर आ गया। इस कोरोजन फैक्टर को हम अपने ये जो अर्थिंग स्ट्रिप की वैल्यू आई थी 1.69 इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो अभी हमारा जो कंडक्टर का साइज आ गया वो हो गया 1.95 mm स्क्वायर हो गया। मतलब जो अगर हमें कंडक्टर साइज चाहिए अर्थिंग स्ट्रिप का वो इतना होना चाहिए 1.9552, लेकिन हमने जो जीआई स्ट्रिप का ले रखा है वो ऑलरेडी 75 mm स्क्वायर है, तो हम ऑलरेडी सेफर साइड में हैं। आप समझ रहे हो। अब जो हम अर्थिंग पिट के बारे में रेजिस्टेंस की वैल्यू टेस्ट करेंगे। अगर हमें अर्थिंग स्ट्रिप के बारे में तो देखिए हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो 1.95287 mm स्क्वायर चाहिए, और उसको सेफर साइड में हमने प्रैक्टिकली लगाने के लिए 25x3 mm स्क्वायर की स्ट्रिप ले ली, तो यहाँ तो हम सेफ हो गए। अब अर्थिंग पिट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थिंग पिट का क्या हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। अर्थिंग पिट में यूजुअली हम रॉड डालते हैं, बोन चारकोल या सॉल्ट डाल के हम अर्थिंग पिट करते हैं या केमिकल अर्थिंग करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है R1 जो आपके अर्थ पिट का रेजिस्टेंस है, 100 × 5 डिवाइडेड बाई 2 π L ln 4 ln डिवाइडेड बाई d, ठीक है, लॉगरिथमिक n। अब यहाँ पे L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द जीआई पाइप जो आप जमीन में डालने वाले हो, ठीक है। D is the diameter of the pipe, D is the diameter of the pipe जो आपका GI अर्थिंग यूज होगा। और R1 जो होता है इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नंबर और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ अर्थ पीट, मतलब जितने नंबर ऑफ अर्थ पीट ले लेते हैं इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी हम एक का ही कर रहे हैं, उसको उसकी जो वैल्यू आएगी नंबर ऑफ अर्थ पीट से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि मैंने 3 मीटर का जीआई पोल ले लिया। 3 मीटर बोले तो 300 सेंटीमीटर, और उसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है उस जीआई पोल का।
तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमारा आर की वैल्यू आ गई वो है 16.97, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ अर्थिंग पिट को डिवाइड कर रहा हूँ ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स बोले तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड अर्थिंग का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड में यूजुअली एसी साइड और डीसी साइड की अर्थिंग कॉमन होती है, ठीक है। यहाँ पे मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जैसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि डीसी साइड की अलग अर्थिंग होती है, एसी साइड की अलग अर्थिंग होती है। मतलब इट इज़ वेरी सिंपल, और मतलब अगर आपकी अर्थिंग प्रॉपर है तो देर इज़ नॉट एज सच डिफेक्ट, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल वैसे भी ज़ीरो होता है, तो चाहे वो एसी फॉल्ट हो चाहे वो डीसी फॉल्ट हो, दोनों चीज़ अर्थ की तरफ ही भागती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टर के जो इन्वर्टर की जो अर्थिंग पिट है वो मैंने 2 ले लिए हैं, और ए सी डी बी जो हमारा ए सी साइड है उसकी अर्थिंग पिट 2 ले लिए, मतलब हमारे दो अर्थिंग, सॉरी टोटल 4 अर्थिंग पिट है। तो रेजिस्टेंस की आर की जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय आप 4 करोगे, तो हमारे एक अर्थिंग पिट का जो रेजिस्टेंस, एक अर्थिंग पिट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.244, ठीक है। अब इसको अगर मान लीजिए मैं ए सी साइड की अर्थिंग सिर्फ एक कर देता हूँ, तब देखिए हमारे एक पिट का रेजिस्टेंस जो है वो 5 आ गया, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अर्थिंग पिट का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा 5 से आपका जो है सेफर लिमिट में कम करने की आप कोशिश किया करें। तो इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो देखिए ऑलरेडी इस शीट में वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इस शीट में फॉर्मूला लगा हुआ है। अब देखिए आपने अर्थिंग स्ट्रिप के कंडक्टर का साइज पता कर लिया, अर्थिंग पिट का रेजिस्टेंस आपने पता कर लिया कि इतने नंबर ऑफ अर्थिंग पिट होंगे तो क्या होगा। अब जो है अर्थिंग स्ट्रिप जो आपके सिस्टम से लेके अर्थिंग पिट तक गई रहती है, उस अर्थिंग कंडक्टर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला ये होता है R2 इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 2 ln लॉगरिथमिक 2l स्क्वायर बाई WT। तो यहाँ पे L क्या होता है, L इज द लेंथ ऑफ द GI स्ट्रिप, मतलब GI स्ट्रिप जो सिस्टम से लेके अर्थिंग पिट तक आ रही है उसकी लेंथ, और W इज द डेप्थ ऑफ द बरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, मतलब कितनी डेप्थ में आपने अपने कंडक्टर को नीचे ज़मीन में डाल रखा है, और T इज द विथ ऑफ द स्ट्रिप, जो आपकी कंडक्टिव स्ट्रिप है उसकी विथ कितनी है। तो यहाँ पे देखिए L जो हमने अपनी GI स्ट्रिप बिछा रखी है सिस्टम में वो 20,000 सेंटीमीटर है, बोले तो 200 मीटर, मतलब मैंने स्ट्रिप बिछा रखी है छत से लेके, मतलब रूफटॉप से लेके ज़मीन तक 200 मीटर, काफ़ी लंबी है, ठीक है। और जो हमारा विथ ऑफ बेरियल है, मतलब जो हमने GI पाइप को ज़मीन में डाल रखा है वो 3 मीटर का है, 3 मीटर बोले तो 300 सेंटीमीटर, और जो हमारा उसका विथ है वो 2.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। 2.5 यहाँ पे मैंने कितना ले रखा था, एंटर द वैल्यू ऑफ डी, उसको 2.5 कर देते हैं, ठीक है। तो और थोड़ी मेरी आर की वैल्यू कम हो गई, सेम यही वैल्यू मैंने नीचे यहाँ पे डाल दी। तो आप देखोगे R2 की वैल्यू जो हमारे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी वैल्यू आ गई, सॉरी कंडक्टिव स्ट्रिप की, वो आ गई R2, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि हमने जो है अपने इसमें अर्थिंग स्ट्रिप का कंडक्टर साइज हमने पता कर लिया, हमने अपने अर्थिंग पिट का रेजिस्टेंस पता कर लिया, ठीक है। 4 नंबर ऑफ अर्थिंग पिट है हमने वो पता कर लिया, और कंडक्टर जो अर्थिंग स्ट्रिप सिस्टम से लेके अर्थिंग पिट तक आ रहा है उसकी वैल्यू हमने पता कर ली। लेकिन होता क्या है कि जो अर्थिंग स्ट्रिप आपके सिस्टम से फाइनल अर्थिंग पिट तक आ रही है वो पैरेलली कनेक्टेड होती है सभी अर्थिंग स्ट्रिप से। पैरेलली कनेक्टेड होने का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए आपका जो सिस्टम है वो आपका, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो मेरा रूफटॉप सिस्टम है, ठीक है। अब रूफटॉप सिस्टम में होता क्या है कि रूफटॉप सिस्टम से अगर जीआई स्ट्रिप नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये मेरी जीआई स्ट्रिप ग्राउंड में आ गई, और ग्राउंड में मेरे पास 4 अर्थिंग है, ये मेरी अर्थिंग 1, ये अर्थिंग 2, ये अर्थिंग 3, और ये अर्थिंग 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरी जो ऊपर मुझे वैल्यू मिली थी R1 की जो हमने कैलकुलेट की थी वो यहाँ पे रहेगी अर्थिंग स्ट्रिप के रेजिस्टेंस की वैल्यू, और जो हमने R2 कैलकुलेट किया था, एक मिनट कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, सॉरी, ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट थी दैट इज़ R2, और ये जो वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट की है दिस इज़ R1। आप समझ रहे हो
कि R1 is the resistance of the resultant of the, not the resultant but the parallel values of all the four earthing pit, और जो हमारा R2 है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ अर्थिंग पिट का रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। आप देख रहे हो ऊपर से एक स्ट्रिप आई है यहाँ पे, और फिर वो यहाँ पे इससे यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे बाकी जो अर्थिंग पिट है सब पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसको जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे ये है कि since the horizontal and vertical electrode are interconnected in parallel arrangement, the equivalent resistance of the PV yard is computed by the following formula. तो अब यहाँ पे R पैरेलल इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो देखिए आपके जो अर्थिंग पिट पूरे सिस्टम अर्थिंग पिट की जो वैल्यू आ गई 0.48687 ओम आ गई। और ये भी आप याद रख के चलिएगा कि द वैल्यू ऑफ द आर पैरेलल शुड बी ऑलवेज लेस देन 1 ओम फॉर अ प्रॉपर अर्थिंग। ठीक है, तो आपकी अर्थिंग की वैल्यू जितनी कम होगी, रेजिस्टेंस जितना कम होगा, आपकी अर्थिंग उतनी सक्सेसफुल होगी। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया कि कैसे ये सब पूरे सिस्टम की स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज़ आप इसमें डालते जाओगे तो आपको मिलता जाएगा। तो इस तरीके से डीसी की साइड की कैलकुलेशन करते हैं। स्टार्ट हम करते हैं, हमारी सॉइल की रेजिस्टिविटी कितनी है, फॉल्ट करंट कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम कंडक्टर चूज़ करते हैं कि फॉल्ट करंट कितने कंडक्टर में फ़्लो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कंडक्टर का साइज़ क्या होता है, ठीक है, कंडक्टर मार्केट में कितने रेट का है, तो मैं किस कंडक्टर को यूज़ करूँ, स्टील, कॉपर, एलुमिनियम। फिर उसके बाद अर्थिंग जो हमारा पिट है उसका कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, हमारे अर्थिंग सिस्टम मतलब जीआई स्ट्रिप जो पूरे लेंथ पे दौड़ा रखा है उसका कितना रेजिस्टेंस है। तो अर्थिंग पिट का रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं अर्थिंग पिट के रेजिस्टेंस से, तो हमें एक रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाती है, वही आपकी फाइनल वैल्यू होनी चाहिए। अब साइट पे कैसे इसको टेस्ट करते हैं अर्थिंग पिट का रेजिस्टेंस, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। और ये शीट डाउनलोड करने के लिए आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ चैट में आप मुझसे आप ये प्लीज़ शीट अगर आप मुझसे मांगोगे तो इमीडिएटली मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अगर आपको सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से और भी कुछ ट्रेंडी वीडियोस देखने हैं तो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल सस्टेनेबल एवरीडे, एंड आई मेक वीडियो based on clean use of energy and sustainability. So just stick to my channel। और अगर आप फ्यूचर में आप और भी डिज़ाइन बेस्ड और सोलर टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियो देखना चाहते हो तो just stick to my channel and subscribe my channel sustainable every day, and I'll catch you guys in my next vlog।